Hello students, I am Sumit Chitija, your physics faculty from Motion Foundation Division और आज हम आ चुके हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। मेनली बच्चों फर्स्ट लेक्चर जो कि हमारा था ह्यूमन आई के ऊपर बेस्ड, मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको सिखा दी थी कि ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारा रेटिना क्या था, लेंसेज का रिलेशन क्या था हमारे सेलियरी मसल्स के साथ, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ, और ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका था। बेसिकली यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम काफ़ी कुछ नया डिस्कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे द टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई। फर्स्ट आएगा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के अंदर क्या चीज़ होती है? अकोमोडेशन एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे कल मतलब पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि मेरे सामने ये पेन है या आपके सामने जो फ़ोन या लैपटॉप या जो भी स्क्रीन है, आप अगर उस पर फोकस करो, मैं इस पेन पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके पीछे की चीज़ें जो भी हैं, चाहे वो दीवार हो, वो चीज़ मेरे लिए ब्लर हो जा रही है, और अगर मैं उस दीवार पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ तो ये पेन मेरे लिए ब्लर हो जा रहा है। तो कॉन्सेंट्रेट दोनों आंखों से अपने फोकस करो अपने सामने वाली स्क्रीन पे, तो आप नॉलेजेबल करोगे कि भाई साहब हमें यहाँ पे उसी चीज की प्रॉपर इमेज दिख रही है मेरी आंखों में, मेरा ब्रेन उसी चीज को इंटरप्रेट कर पा रहा है, एज कंपेयर टू उसके पीछे जो भी चीजें हैं उस पर फोकस नहीं हो पा रहा है। तो हमारे ब्रेन की या आईज की जो कैपेबिलिटी होती है वो अकोमोडेशन पे डिपेंड करती है कि अकोमोडेशन हमारा फोकल लेंथ चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? अगर लाइट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है बच्चों आपने, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो इमेजेस थी, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को आगे लाता जा रहा था, मेरी इमेज अगर हमारा मिरर का केस है तो इमेज हमारी पीछे जाती जा रही थी। सिमिलरली अगर अपन उसमें देखें कि लेंसेज के अंदर भी देखें, तो मैं ये लेंस ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ प्रेजेंट है तो ऐसे करके ये जा रहा था, एंड देन ये ऑप्टिकल सेंटर पे जाके कहीं पे ये मिल रही है और यहाँ पे मेरा इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसे कहते हैं यहाँ पे इमेज डिस्टेंस। ये u से रिप्रेजेंट हो रहा था, ये v से रिप्रेजेंट हो रहा था। तो जैसे जैसे मैं u को चेंज कर रहा था वैसे वैसे ही मेरा v भी चेंज हो रहा था। क्या? ऑब्वियसली हो ही रहा था बच्चों, सबका जवाब हाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी आई जो है उसके अंदर, तो हमारी जो स्क्रीन है जहाँ पे मेरी इमेज बन रही है, ये वाली इमेज बन रही है, वो स्क्रीन जो है वो ऑब्वियसली फिक्स्ड है। मेरी आई जो है, ये देखो, ये हमारा कॉर्निया और ये मेरा आई। तो ये जो रेटिना है जहाँ पे इमेज बनती है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया रेटिना पे इमेज बनती है। तो रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो जो मेरा फोकल लेंथ है, मेरी स्क्रीन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, वो तो फिक्स्ड है। ऐसा तो नहीं कि बहुत दूर से ऑब्जेक्ट आता है तो बहुत दूर इमेज बनती है, ऐसे मेरी आंख का जो रेटिना है वो सर के पीछे से कहीं से आने लगेगा, पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। तो हमारी आई का जो साइज है वो फिक्स है। कितना डायमीटर था कमेंट सेक्शन में बताओ, और फटाफट बताओ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बताया था, एमसीक्यू क्वेश्चन याद है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा रेटिना जो है वो फिक्स्ड है। तो रेटिना फिक्स्ड है तो हमारे आई में क्या पार्ट मूव कर सकता है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का रिलेशन हमने सीखा था बच्चों किसके साथ है? आई लेंस के साथ है। क्रिस्टलीन लेंस जिसको हमने बोला था, क्रिस्टलाइन लेंस बोला था, और वो हमारा था कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो वो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ थी वो एडजस्ट हो रही थी बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट्स की वजह से हम चेंज कर रहे थे, उसको पतला या मोटा कर रहे थे। ठीक है, वो केसेस भी याद होंगे जब मैंने बताया था मेरे फिंगर्स और ये पेन की मदद से कि मेरे फिंगर्स सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, और मेरा ऊपर का जो ये हथेली है, उंगलियों से ऊपर वाला हिस्सा है, वो सिलियरी मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हैं, रिलैक्स्ड हैं, ये सब चीजें आपको पता है। तो अकोमोडेशन का मतलब यही है कि फोकल लेंथ चेंज किस हिसाब से हो रही है, क्योंकि मैं जब इस पेन को देख रहा था तो इस पे ही फोकस था और इसी के हिसाब से मेरी आई ने एडजस्टमेंट कर लिया, फोकल लेंथ एडजस्ट कर लिया। कि मैं पीछे की चीज देख रहा हूँ, उस दीवार को देख रहा हूँ, आपके स्क्रीन के पीछे अगर कुछ है, जो भी टेबल है, स्टूल है, किसी भी एक फ्रेंड के ऊपर अपन फोकस करना चाहते हैं, तो उस पर फोकस होगा, जो सामने स्क्रीन है उससे फोकस हट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों। तो इट इज द एबिलिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस to focus on both near and distance object by adjusting the focal length। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं अपनी आई के अंदर, ताकि नियर बाय और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स पे अपन ध्यान दे पाए। हाउएवर द फोकल लेंथ कैन नॉट बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। मतलब अब इस एग्जाम्पल से जो चीज मैंने आपको अभी समझाई कि पास की चीज देख पा रहा हूं, दूर की भी चीज देख पा रहा हूं, लेकिन जो बुक है
चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बुक को सामने रखो, एक सर्टेन डिस्टेंस पे जितना हाथ खुलता है वहां पे रखो, पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा और पास लाओ, थोड़ा और पास लाओ। ऐसा तो नहीं मुंह के ऊपर ऐसे रख लो किताब को और बोलूं सर मैं पढ़ पा रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल ना होने की वजह से हमें पता चल गया कि एक लिमिट है। देख तो मैं बहुत दूर तक सकता हूँ, चांद सितारे भी देख लेता हूँ, तो ऐसा तो नहीं इन्फिनिटी देख लेता हूँ, और पास की भी एक चीज एक लिमिट तक ही देख पाता हूँ। तो एक सर्टेन लिमिट हमारी फिक्स्ड है नियर बाय और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ड्यू टू विच द हेल्दी पर्सन कैन नॉट व्यू क्लियरली इफ द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड टू क्लोज। अगर बहुत ज्यादा पास मतलब 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के पास में अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लाता हूं तो मुझे नहीं दिखेगा, एटलीस्ट मेरी आंखों से उसका डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज जरूरी हो गई। अब नेक्स्ट, अकोमोडेशन कैसे काम करता है अलग अलग चीजों के साथ। अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट रखा है जैसे कि ये पेन है, और फार बाय डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रखा है, कोई स्टूल है, कोई फ्रेंड है मेरा जो दूर खड़ा है, तो उसके हिसाब से काम कैसे करता है उसे भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। वैसे लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों मैंने आपको समझा दिया था कि सस्पेंसरी लिगामेंट, सिलियरी मसल्स लेंस के साथ मिलके कुछ एक गेम प्ले करते हैं, कुछ चेंजेस ले आते हैं हमारी फोकल लेंथ के अंदर, लेंस को थिक या थिन बना देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो जाते हैं, और उसकी मदद से हम चेंज कर लेते हैं, आसपास की चीजों को देख पाते हैं। द सिलियरी मसल्स हेल्प्स इन चेंजिंग द कर्वेचर। मैंने बताया था जैसा सिलियरी मसल्स जो हैं वो हमारे कर्वेचर को चेंज करने में हेल्प करते हैं ऑफ द आई लेंस। किसका? आई का तो कर नहीं सकते ना बेटा, आई का डायमीटर 2.3 है, वो उतना ही रहने वाला है। और आपको पता है आई एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसका साइज फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ, फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ नहीं बढ़ता है, वो उतना का उतना ही रहता है। जो साइज की आई लेके आप पैदा हुए थे उसी साइज की आई आपके डेथ तक होने वाली है, अनटिल अनलेस यू हैव सम इंजरी और कुछ मेल फंक्शनिंग ना हो जाए आपके साथ, है ना। व्हेन मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब मसल रिलैक्स होंगी तो लेंस थिन हो जाती है। दिस फोकल लेंथ, इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। दिस एनेबल्स अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। कैसे देख लेते हैं, थोड़ा सा दिखा के बताओ सर। ठीक है, आय आ गई मेरे सामने, एक छोटू सा डॉगी भी मैंने रख दिया है यहाँ पे। अभी छोटू सा डॉगी जो है, पपी जो है, इसे देखना है, तो अगर ये दूर है तो ये देखो यहाँ पे, अगर इसको दूर है तो ये मेरे जो फिंगर्स थे, फिंगर्स तो मेरे क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है सीधे। इस पेन को ये देखो पकड़ के बैठे, कॉन्ट्रैक्टेड है, खींचे हुए। लेकिन जो इसके ऊपर का हिस्सा है या मेरे हाथ उंगलियों के पीछे का हिस्सा, यह वाला हिस्सा है, ये अपनी जगह फिक्स्ड है, ये अपनी जगह फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड होने की वजह से क्या है, जो सिलियरी मसल्स हैं वो तो रिलैक्स्ड है, लेकिन ये जो फिंगर्स हैं ये एग्जैक्टली इरेक्टेड है, बिल्कुल सीधी की सीधी पकड़ के बैठी हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड है। इसकी वजह से क्या है, फोकल लेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है और हम दूर की चीजों को देख पाते हैं। अगर मैं यहीं पे इस ऑब्जेक्ट को, इस पपी को थोड़ा आगे पुश कर दूं, वापस करके दिखाता हूं, ये देखो दूर बैठा था, पपी को जैसे ही मैंने आगे पुश करा तो ये देखो यहाँ ये चेंज आ गया, लेंस थोड़ा मोटा हो गया। कैसे? सिलियरी मसल्स जो है वो आगे आ गई, जबकि मेरी जो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स थे वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हमारे मुड़ गए तो वो हो गए रिलैक्स, और हमारी जो सिलियरी मसल्स थी वो हो गई कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इस केस को भी जान लेते हैं। व्हाइल व्यूइंग अ नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सो द लेंस बिकम थिकर। लेंस हमारा ये देखो थिक हो गया है, थिक लेंस आ जाता है, ठीक है। एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस, फोकल लेंथ जो है मेरी डिक्रीज हो जाती है। तो ये केस समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आते हैं तो एक और बार करके देख लेते हैं, नए एक्सपेरिमेंट नई चीजों के साथ, ठीक है। अगर दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो ये मेरी आई बॉल हो गई। अब रे डायग्राम के साथ सीखेंगे। पैरेलल रेस ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर से आ रही है, देखो आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे ये हमारी जो इमेज है वो देखो इस रेटिना पे ही बनती है, इमेज ऑन रेटिना, इमेज ऑन रेटिना। इमेज हमेशा रेटिना पे ही बनेगी, अगर वो पास या दूर बन रही है तो वो अपनी आंखों में दिक्कत है। किस चीज की दिक्कत है, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम अराइव्स। तो वहां पे अपन चश्मे को यूज करते हैं, चश्मे में भी हमने लेंसेज जानने हैं, वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। पहले इस चीज को जान लें, दूर की ऑब्जेक्ट दिखती है तो कैसे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है। हमारे लेंस में कोई चेंज आया क्या, लेंस अभी भी थिन है, फोकल लेंथ जो है लार्ज है ना, इंक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, और यहाँ पे सिलियरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स्ड हैं। तो यहाँ पे वापस लिख के बता देता हूं, जो सिलियरी मसल्स हैं वो हैं रिलैक्स्ड, ठीक है, और यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो हैं कॉन्ट्रैक्टेड।
समझ में आ गया होगा। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे जो हमारा सिलियरी मसल्स है वो रिलैक्स्ड होते हैं और हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। सिमिलरली यहाँ देखो, पीछे वाले केस से अगर हम कंपेयर करें और नेक्स्ट वाले केस को कंपेयर करें तो इसकी साइज देखो थोड़ी पतली है, नेक्स्ट आते से ही हमारी साइज थोड़ी सी मोटी हो गई। और ये कौन सा, फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट। नियर बाय ऑब्जेक्ट से हमारा डाइवर्जिंग रेज आएगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पास में पेन रखा है, पता है कहां से लाइट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमको पता है नियर बाय ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लाइट डाइवर्जिंग आती है, ये देखो डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। लाइट चैप्टर से समझाया था कि डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट या हमारी कौन सी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होती है। अब ऑब्वियसली इसको यहाँ देखेंगे तो वापस रेटिना पे ही इमेज बननी चाहिए, तभी परफेक्ट आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। यहाँ से क्या पता चलता है, आई लेंस हो गई मेरी थिक, फोकल लेंथ हो गई शॉर्ट और सिलियरी मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्टेड। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होंगे, जल्दी बताओ 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 बताओ। जस्ट उल्टा हो जाएगा, सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं मेरे बच्चों वो मेरे हो जाएंगे रिलैक्स्ड। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। जस्ट उल्टा हो गया पिछले केस का, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें तो हो गई कंप्लीट। अब अकोमोडेशन तो समझ में आ गया कि फोकल लेंथ चेंज हो रही है। अब फोकल लेंथ किस स्पीड से, किस पावर से चेंज हो रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो कि है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे इस चीज को जानेंगे, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ अकोमोडेशन। यहाँ पे ये बताता है कि हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं, वापस टॉपिक तो वही है जो फर्स्ट लेक्चर में चल रहा था, सिलियरी मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट्स और लेंस का कॉम्बिनेशन से हम पास के और दूर के ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, कितनी जल्दी और कितनी लेट देख पाते हैं। ये हमारी सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट प्लस लेंस के मोटे या पतले, थिन या थिक होने पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी हो रहे हैं। तो इट इज द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ पावर ऑफ द आई, मैक्सिमम वेरिएशन है हमारे आई के पावर का। पावर किस पे डिपेंड करती है बच्चों, पावर इज इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ होती है क्या। तो फोकल लेंथ पे ही तो डिपेंड कर रही है, कहीं पे भी वो चेंज नहीं हुआ है, फोकल लेंथ का ही केस चल रहा है। पावर हो, पावर का अगर यूनिट याद हो, डायोप्ट्रे, डायोप्ट्रे को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। ये मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ पावर लेंस, पावर ऑफ आई लेंस, आई लेंस है फॉर फोकसिंग नियर और फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट रेटिना। अब ऑब्जेक्ट तो पास का दूर का किसी स्पीड से भागता हुआ या दिखता हुआ जाएगा, ऐसा तो नहीं कि कार स्पीड से दिखी नहीं, दिखेगी तो सही ना, तो दिखेगी तो ऑब्वियसली मेरे फोकल लेंथ ने उस पर एडजस्ट किया होगा और जिस स्पीड से एडजस्ट किया होगा उसे कहेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। कितनी जल्दी कितनी स्पीड से कर रही है। अब फॉर यंग अडल्ट द नॉर्मल विजन द पावर ऑफ अकोमोडेशन इज अबाउट 4D, 4 डायोप्ट्रे। ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे मैं क्यू नाम से बना दे रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है। फॉर अ यंग अडल्ट पर्सन व्हाट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन, नॉर्मल पावर ऑफ अकोमोडेशन ये भी पूछ सकता है। तो 4 डायोप्ट्रे, वहां पे भी देखा था हमने 4 या 4F था हमारा प्रॉपर्ली, अगर इक्वल साइज इमेज देखनी है तो प्रॉपर्ली, तो वही क्वेश्चन है। ध्यान दोगे तो पुराने चैप्टर से इस चैप्टर में रिलेशन मिल जाएगा। द आई लूजेज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन एट ओल्ड एज। देखा होगा जैसे आपने दादा दादी या नाना नानी, अगर वो अपने आपके मतलब दादा दादी नाना नानी चश्मा पहनते हैं, अगर चश्मा पहनते हैं, ग्लासेस को यूज करते हैं, तो एट अ ओल्डर एज उनको या तो पास की चीजें दिखना बंद हो जाती हैं तो दूर की चीजें दिखना बंद हो जाती हैं। जैसे मेरे घर का एग्जांपल लेके बताता हूँ। मेरे ही घर में मेनली मेरे फादर और मदर दोनों को चश्मा है, पर मेरे फादर को क्या पास की चीजें नहीं दिखती हैं। अगर वो कुछ मैगजीन भी पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो वो थोड़ा सा ऐसे दूर करके, यूं दूर कर, पास की जगह अपन पढ़ते हैं पास में नॉर्मली रख के, लेकिन वो थोड़ा दूर करते हैं तब जाके उनको प्रॉपरली वो चीज दिखती है। अब प्रॉपरली देखने के लिए उनको क्या चीज यूज करनी पड़ रही है ना, हमको मतलब मेरे फादर साहब को क्या यूज करना पड़ रहा है, उनको डिस्टेंस चेंज करना पड़ रहा है, फोकल लेंथ चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन अगर फोकल लेंथ चेंज नहीं करना हो तो हम उनको लेके गए एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा इनकी आंखों में थोड़ी सी आई है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, एक डिजीज कह सकते हैं, एक छोटा सा इंपेयरमेंट कह सकते हैं कि उस चीज को थोड़ा सा इशू आ गया है, उस चीज को रिपेयर करने के लिए हमें इनको ग्लासेस देने पड़ेंगे। ग्लासेस देने पड़ेंगे, मैंने सर क्यों देने पड़ेंगे, कि बेटा इनको आई है प्रॉब्लम, इनको दूर का तो क्लियर दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, तो उसको हमें करेक्ट करने के लिए, करेक्शन के लिए एक पेयर ऑफ लेंसेज देने पड़ेंगे, जो हम आई लेंसेज भी यूज करते हैं, कुछ अब मॉडर्न आ गया है जेन जी, ठीक है।
तो उस जेंजी के अंदर लेंसेज यूज करते हैं, वैसे हम नॉर्मली चश्मे यूज करते हैं जिन्हें ग्लासेस कहते हैं, स्पेक्टिकल्स भी कहते हैं। तो उस चीज को ठीक करा हमारे स्पेक्टिकल्स ने, और मेरे फादर साहब पास में रख के वो स्पेक्टिकल्स पहन के पास में भी वो किताब या मैगजीन रख के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा 4 डायोप्ट्री से उनकी जो पावर है वो कम ज्यादा हो गई एट एन ओल्डर एज आते आते हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, हमारे आई के मसल्स, हमारी बॉडी के मसल्स भी वीक हो जाते हैं, सिमिलरली हमारी आई भी प्रॉपर्ली वर्क करना बंद कर देती है, ठीक है। अब जो लिमिट थी, हमारी लिमिट थी, हमें नियर पॉइंट तो पता लग गया था कि भैया हमारा नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट अपने को रखना पड़ेगा। सर आपने बताया 25 सेंटीमीटर, उसके पास लाने कोई सर में दर्द होना चालू हो जाएगा फोकस करूंगा तो, क्योंकि मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ उस चीज पर, जबरदस्ती मेरा ब्रेन और मेरी आईज उस पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फार पॉइंट क्या, कितनी दूर तक देख सकते हो। मैं रात में बैठा था छत पे, मैंने गिनने चालू किए सितारे, अब वहां पे जो स्टार्स थे वो काउंट कर पा रहा था, वैसे तो अनकाउंटेबल है पर कुछ एक थोड़ा सा मैंने देखा तो मैं स्टार्स भी देख पा रहा हूँ, वहां पे मून भी देख पा रहा हूँ। और शाम ढले अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में तो मतलब वहां पे है ना, अगर अपन ध्यान देंगे तो प्लैनेट्स भी दिखते हैं, वीनस और ये सब अपने को शाम को कभी कभी देखने को मिलते हैं। न्यूज में भी आता है कि आज आप ये प्लैनेट देख सकते हो इस टाइम पे, इस एंगल पे, आप अगर ध्यान दें तो प्रॉपर्ली दिखते वो स्टार साइज ही है, लेकिन उनके अंदर होता है वो ट्विंकल नहीं करते, जैसे स्टार्स में होती है प्रॉपर्टी कि वो ट्विंकल कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ऐसे ऐसे दिखते हैं। प्लैनेट्स में ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ये प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों नहीं होती वो भी हम नेक्स्ट आते हुए टॉपिक्स के साथ सीखेंगे। पर वो चीज़ है कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। फर्स्ट पार्ट अपना ह्यूमन आई का चल रहा है बच्चों, तो ह्यूमन आई को आज कंप्लीट कर देते हैं फटाफट, फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ अपन कलरफुल वर्ल्ड के लिए बढ़ेंगे एंड देन फिर अपन सीखेंगे कि कलरफुल वर्ल्ड के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई फॉर विच द आई कैन मेक अ क्लियर इमेज। चांद को देखो रात में बैठ के तो प्रॉपर इमेज बन जाती है, प्रॉपर दिखता है। तो फार्देस्ट पॉइंट तो मेरा हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। ये बच्चा मेरे सामने आ चुका है, बच्चे को मैं बहुत दूर से कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इन्फिनिटी से ये इमेजेस, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो बहुत बड़ा होगा, है ना। और पैरेलल रेज में आएगी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, सॉरी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बहुत सारी रेज होती हैं तो हम उनको बीम कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, इसके ऊपर ही आ गया, यहीं आना था तुझे। तो यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर अपन देख रहे हैं तो उस चीज को जानेंगे तो मेरा फार पॉइंट तो मुझे पता चल जाएगा, दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक देख सकता हूँ, इन्फिनिटी तक देख सकता हूँ, इन्फिनिटी का सिंबल है ये बच्चों, जानते होंगे। अब नियर पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। नियर पॉइंट क्या है, सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस जहां तक मुझे नजर आ जाए, सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस जहां तक मुझे नजर आना चालू हो जाए। मैंने बताया था 25 सेंटीमीटर, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली, विदाउट एनी स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब दिमाग पे, आंखों पे जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, ऐसे घुस के ऐसे बिल्कुल आंखें मीच के नहीं देखना पड़ रहा, बहुत ज्यादा फोकस नहीं, ध्यान नहीं देना पड़ रहा अपन को उस चीज पे। तो इससे अपन को पता चलेगा इट इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो इसे कहेंगे डिस्टिंक्ट विजन के लिए लीस्ट डिस्टेंस जो होगा उसे कहेंगे नियर पॉइंट। ये अगर पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसको कम से कम आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखना पड़ेगा। तो नियर पॉइंट जो होता है वो हमारा 25 सेंटीमीटर, और जो फार पॉइंट होता है वो हो जाता है मेरा क्या, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स तो समझ में आ गए होंगे, सबसे छोटे सबसे नॉर्मल टॉपिक्स थे, इस पे एमसीक्यू बन सकता है, कोई इशू की बात नहीं है, समझ में आ गए। आगे बढ़े, इसके आगे अगला टॉपिक जो आएगा दैट इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, किसी भी चीज को देखा, मतलब मेरे सामने होता ना एकदम से कोई चीज पास हो गई, तो अगर उसकी क्लियर इमेज मेरे को मेरे ब्रेन में बनानी है, या मेरी आईज को एक क्लियर इमेज मेरे ब्रेन तक इंटरप्रेट करने के लिए देनी है, तो उसे कुछ माइन्यूट सेकंड्स तक उसे देखना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को। क्योंकि अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट को देखा ही नहीं प्रॉपर्ली तो उसकी प्रॉपर इमेज कैसे बनेगी। मान लो तुम्हारे सामने एक सुंदर कन्या जा रही थी, तो सुंदर कन्या ने रेड टॉप पहना था, ब्लू जीन्स पहनी थी, व्हाइट कलर के हमारे शूज पहने थे, स्नीकर्स, और बाल में बांध रखी थी पोनी। तो जब तक उसको प्रॉपर्ली देखोगे नहीं तब तक नॉलेज नहीं आएगी वो दिखती कैसी है। वैसे मजाक की बात है, सीरियस मत लेना। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को
मान लो सामने एक बुक पड़ी है, बुक के ऊपर किस किस कलर से लिखा गया है वो सब चीजें हमको जाननी है, तो प्रॉपरली एक फॉर अ माइन्यूट सेकेंड या माइन्यूट टाइम अपने को उसको नॉलेज देखना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो बार बार कोई चीज उसको फ्लिप कर रहा है, कैसे फ्लिप कर रहा है देखते हैं। ये देखो ऐसे फ्लिप हो रहा है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी फ्लिप हो रही है दो इमेजेस, अपन इसको मैच नहीं कर पा रहे। अगर मैं इसको रोक दूं तो प्रॉपरली दो इमेजेस आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो जो शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम है जिसके लिए आपको देखना पड़ता है किसी भी चीज को, तो वो शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है बच्चों, हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन इसे कहते हैं। द टाइम फॉर विच इंप्रेशन और सेंसेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो इंप्रेशन का हो या सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूज टू रिमेन ऑन द आई इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसको कम से कम जो टाइम मैंने बताया था आपको देखने के लिए, तो इट्स अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। एक सेकंड का 16वां हिस्सा, एक सेकंड को 16 से डिवाइड कर दोगे तो अपन को उतनी देर मिनिमम टाइम है ये, इसको देखना पड़ता है। फॉर विच वी शुड व्यू एन ऑब्जेक्ट सो दैट द क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। अगर रेटिना पे प्योर इमेज चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल्ड के साथ, प्रॉपर डिटेल्स के साथ, तो हमें जरूरत होती है एटलीस्ट उसको 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए देखने के लिए। ये तो पता चल गया कि यार देखनी है तो फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाएगी। फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट होगी उसे कहेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। नॉर्मल चीज थी अकोमोडेशन, नियर पॉइंट हो गया मेरा 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट हो गया मेरा इन्फिनिटी, चांद सितारे देख रहा हूँ। जिस टाइम के अंदर देखने के लिए प्रॉपर इमेज बनाने की जरूरत है मेरे दिमाग को, मेरी आई को, अपने रेटिना पे, उसे कहेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन। और उस टाइम होगा मेरा इक्वल्स टू 1/16 ऑफ अ सेकेंड। 1/16 ऑफ अ सेकेंड एमसीक्यू या सिंगल वर्ड आंसर में आ सकती है ये भी चीज, तो दिमाग में रख लें। वैसे अगला जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, हमारी डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। जैसे मैंने बताया मेरे फादर साहब को पास का नहीं दिख रहा था, दूर रखते थे वो इमेज या वो मैगजीन, तो उनको दिख रही थी, तो वो एक डिफेक्ट है। मतलब प्रॉब्लम कह सकते हो, डिफेक्ट नहीं कह सकते। कोई मशीन थोड़ी कि डिफेक्ट आ गया, पर उनके आई में डिफेक्ट आ गया। जो मशीनरी मेरी आई में लगी हुई है या जो मेरे ऑर्गन में मशीनरी है, अलग अलग चीज़ें, रेटिना अलग अलग पार्ट्स है ना, उसकी भी एक मशीनरी है ना। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं हर चीज़ को मशीन से रिलेट कर देता हूँ, पर ठीक है, थोड़ा थोड़ा मेरी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आती होगी और पूरा समझेंगे साथ में रह के। आज ये बहुत सारी चीज़ें आने वाली, मज़ा आ जाएगा अपन को पढ़ने में। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन द ह्यूमन आई। वैसे लास्ट ईयर से ये कंपेयर मत करना, क्योंकि लास्ट ईयर के कोर्स में क्या था, ये टॉपिक्स कट गए थे तो ये पेपर में आए नहीं थे। लेकिन इस साल, वैसे हर साल लास्ट 10 साल के पेपर उठा लोगे ना, तो इस टॉपिक से पक्के पक्के 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, हर साल आते हैं, गारंटी है। क्यों आते हैं? क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। अब अगर ध्यान से इन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो मेनली जो 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स आने वाले हैं उनके अंदर हमें पक्का 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने एमसीक्यू वाले तो बता ही दिए हैं, पर इससे बड़े क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अपने को यहाँ पे डेटाबेस या केस बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, तो वो भी मैं आपको बाद में रिलेटेड टू द नेक्स्ट चैप्टर या रिलेटेड टू दिस चैप्टर अपन आगे आने वाले लेक्चर्स के साथ कवर करेंगे। एक सेशन भी रखने वाले हैं बच्चों हम यहाँ पे, जिसके अंदर अपन जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलेगा सिमिलरली इस चैप्टर का, जैसे लाइट चैप्टर का मिला था, और वहाँ पे 1 to 39 क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे इस पे बेस्ड सीबीएसई पैटर्न के ऊपर। तो मजा आ जाएगा। चलो किल करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, मचा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली बात तो abnormality in the normal vision of the eye is called defects of vision और defect of eye। आंखों से प्रॉपर्ली देखने की जरूरत पड़ती तो है पर वहां देख नहीं पा रहे। कुछ बच्चे आपके ही दोस्त होंगे जिनको क्लास के अंदर चश्मा पहनने की जरूरत होगी, नहीं तो मेनली मेरी एज तक भी लोगों को चश्मा पहनने की जरूरत नहीं आती। मैं 26 ईयर्स ओल्ड हूँ, 27 ईयर ओल्ड, तो यहाँ तक मुझे तो चश्मा नहीं है, ग्लासेस मुझे यूज नहीं करने पड़ते, मेरी 6/6 विजन है। तो लेकिन मेरे फादर साहब या मदर जी को, मम्मी जी को यूटिलाइज करने की जरूरत पड़ती है चश्मे को। इवन मुझसे छोटी एक मेरी सिस्टर है या मेरे कुछ कलीग्स भी हैं यहाँ पे ऑफिस में, तो वो भी चश्मा यूज करते हैं। तो उनकी आंखों में छोटा सा डिफेक्ट है, तो वो क्या है, चश्मा यूज करते हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा है और एजिड पर्सन्स को भी चश्मा यूज करना पड़ रहा है। अब इसमें क्या 2 तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं मेनली जो एनसीईआरटी में अपने अवेलेबल हैं, जो हमें पढ़ने हैं मेनली। वैसे होते तो 4 हैं,
और उनमें 2 में डिस्कस करूंगा, बाकी बचे हुए 2 भी मैं लास्ट में कोशिश करूंगा बताने की। तो फर्स्ट जो डिफेक्ट आता है ऑफ विजन, दैट इज नोन एज मायोपिया। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, 3 नाम है मायोपिया, myopia first, second is short sightedness, first now myopia, second short sightedness, और third one is near sightedness। इसमें पास की चीजें दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं, पास की चीजें दिखती हैं और दूर की नहीं दिखती हैं। वैसे अगर अपन ध्यान दें, अपने आसपास जितने भी फ्रेंड्स को आप देख रहे होंगे 99.9999999999 10-20 पीढ़ियां अगर और ले लो उसके आगे 9999 की, तो उनका जो ग्लासेस अगर वो यूज कर रहे हैं तो उनको वो मायोपिया ही होगा। उनको पास की चीजें तो दिख रही हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं। ये क्यों होता है? मेनली ये होता है, कॉज इसके साथ पढ़ेंगे, पर ये इस श्योरिटी के साथ मैं कैसे कह रहा हूँ कि उनको मायोपिया है। वैसे किसी किसी को दूसरा केस भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया। आने वाले विद इन 5 मिनट्स में आपको बताने वाला हूँ क्या चीज है। बाय बर्थ अगर किसी को है या बाय इशू किसी को आई में था शुरू से, तो उसको हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है। उसके अंदर दूर की चीजें दिखती हैं, पास की नहीं दिखती हैं। पर हाइपरमेट्रोपिया या ये चीज मायोपिया, दोनों जो डिफेक्ट्स हैं वो हमारे होते हैं 40+50+ वाली एज में। नॉर्मली मेरी एज में तो मायोपिया हो सकता है, मेरी एज में मायोपिया हो सकता है अगर मैं कॉन्टिन्यूसली टीवी देखूं, कॉन्टिन्यूसली अपना टाइम फोन पे वेस्ट करता रहूं, या इधर उधर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेरी आंखों में लग रही है, तो मेरी आंखों को डिफेक्ट हो सकता है, थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, जिसकी वजह से मुझे मायोपिया हो सकता है। अब यहाँ पे इस केस को एनालाइज करते हैं बच्चों, छोटी सी चीज के साथ, कि अगर टीचर मुझे क्लास में पढ़ा रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बच्चा वहां बैठा है, इसका नाम है रोहन, ये रोहन है, रोहन यहाँ बैठा है, अब वो पढ़ रहा है, जो मैं उसे पढ़ा रहा हूँ उसको समझ में तो आ रहा है, पर वो डर रहा है कि पूछूं कि ना पूछूं, पूछूं कि ना पूछूं। लेकिन सम व्हाट कंडीशन, थोड़ी सी देर बाद उसको लगता है कि यार पास का जो मुझे यहाँ पे बुक में लिखा है, बुक इज क्लियरली विजिबल, बुक इज क्लियरली विजिबल, लेकिन जो बोर्ड पे है वो मुझे थोड़ा सा ब्लरिश टाइप दिख रहा है, इट इज ब्लर, धुंधला सा दिखना, धुंधला सा दिख रहा है। तो वो मुझे आगे करता है कंप्लेन कि सर मैं पीछे बैठता हूँ, मुझे दिक्कत होती है, मुझे सीट आगे कर दो। तो मैंने उसकी सीट आगे करी, तो मेरे को बाद में जब पीटीएम हुई या जब भी उसके पेरेंट्स से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनको बताया कि आपका बच्चा जो है उसको मायोपिया का डिफेक्ट है उसकी आई में, आपको उसको एक डॉक्टर को विजिट कराना चाहिए, प्रॉपर उसका नंबर चेक कराना चाहिए आई का, और उसको एक प्रॉपर ग्लास, जो भी फोकल लेंथ का ग्लास उसे चाहिए या पावर का ग्लास उसे मिलना चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली पढ़ पाए क्लास में, तो उसे वो प्रोवाइड करवाओ। ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया या नियर साइटेडनेस, जो भी आप कहना चाहते हो, ये इनके 3 नाम है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है सीबीएसई के अंदर, तो अपने को रेडी रहना है। इट इज द डिफेक्ट ड्यू टू विच द आई इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर का नहीं दिखता, जबकि वी कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। उल्टा बोल दो कि पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, तो भी सही बात है। ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया आई हैज इट्स फार पॉइंट नियर देन द इंफिनिटी। ये पॉइंट भी है, जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी से पहले का होता है, क्योंकि अपन वैसे नॉर्मली तो चांद सितारे देख रहे थे, लेकिन वो बच्चा जो है बोर्ड ही नहीं देख पा रहा, चांद सितारे कहाँ से देखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आई है उसके सामने ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये अपना पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज नियर पॉइंट उसका क्लियर है, तो शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, पास की चीज तो उसको क्लियरली उसके रेटिना पे इमेज बना रही है, इमेज बना देती है, तो उसको ये क्लियर दिखती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में रख दूं थोड़ी दूरी पे, कहाँ रख दूं ऑब्जेक्ट थोड़ी दूरी पे, तो दूरी पे आएगी पैरेलल रेज। ये देखो पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज यहाँ आते सी, ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस जैसे ही रेस को कन्वर्ज करता है, वो पहले रेटिना से पहले ही हमारी इमेज बना देता है यहाँ पे। अब वो बच्चा हो रहा है परेशान, क्योंकि उसकी रेटिना पे इमेज नहीं बन रही और उसको दिख नहीं रहा प्रॉपर्ली उस क्लास के अंदर जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब वैसे तो मुझे देखना कंपलसरी नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा, देखना होगा उसको, कंटेंट देखना है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अब अगर उसको कंटेंट ही नहीं दिख रहा तो वो होगा परेशान, क्योंकि प्रॉपर्ली नोट्स नहीं बनेंगे, प्रॉपर्ली नोट्स नहीं बनेंगे तो नंबर आने में प्रॉब्लम होगी आगे फॉर फ्यूचर। उसको आई पे स्ट्रेस देना पड़ रहा है, नंबर बाद में, पर उसकी ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, उसके आई में स्ट्रेस पड़ रहा है, दिमाग पे स्ट्रेस पड़ रहा है, सर में दर्द भी हो सकता है।
तो इस चीज के करेक्शन के लिए छोटी छोटी चीजें जरूरी होती हैं। तो कॉजेस, पहले कॉजेस जान लेते हैं हो क्यों रहा है। ठीक है, मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई, या तो आई का जो कर्वेचर है, कर्व्डनेस है, वो बढ़ जाती है, या तो उसकी साइज बढ़ जाती है, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। नॉर्मली आपकी आई इस साइज की है, मान लो 2.3 डायमीटर, यहाँ पे है ये 2.3 सेंटीमीटर्स का डायमीटर है। यहाँ पे आने के बाद देखो थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब बड़ी हो गई तो जो इसकी लेंथ है वो बड़ी हो गई, इमेज बननी चाहिए नॉर्मली जो उसका रेटिना है वो यहाँ होना चाहिए, पर अब वो यहाँ है। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो कवर नहीं कर पा रहा, ऑब्जेक्ट की जो रेज है वो कवर नहीं कर पा रही है और वो इमेज बना दे रही है यहीं पे। ठीक है, नॉर्मल साइज पे। तो वहां पे होता है बच्चा परेशान और बोलता है मुझे मायोपिया हो गया है, और इस टाइप की आई को मायोपिक आई कहते हैं, मायोपिक आई, या आ गई मायोपिक आई। ठीक है, अब इसको करेक्शन भी करना पड़ेगा। कॉजेस पता लग गए, वैसे राइट टू कॉजेस फॉर द व्हाई द मायोपिया हैपेंस इन द ह्यूमन आई, वो भी आ सकता है। तो प्रॉपर्ली नोट्स बना के बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना ताकि नोट्स बन सके। बाद में रिवीजन के टाइम मैं तो मिलूंगा नहीं मिलूंगा, पर नोट्स आपके जरूर आपको घर में मिलेंगे। शॉर्ट साइटेडनेस रेमेडीज या इस चीज के करेक्शंस, यहाँ पे इस चीज को करेक्शन भी लिख सकते हो, करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। ये करेक्ट हो सकता है अलग अलग लेंसेज को यूज करके, अलग अलग नहीं, एक ही लेंस यूज करेंगे। यहाँ पे हमें यूज करनी पड़ेगी जो लेंस है लेस कन्वर्जेंट है, मतलब डाइवर्जेंट बीम होनी चाहिए। अब जो डाइवर्जेंट होगी लेंस, डाइवर्जेंट कौन सी लेंस होती है बच्चों, यहाँ पे ये होती है कॉनकेव लेंस, जिसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और उसकी वजह से रेटिना पे प्रॉपर इमेज बन पाएगी। पावर ऑफ अकोमोडेशन को चेंज करेंगे। द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉनकेव, कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग लेंस से जब पास होगी तो वो स्पेक्टेकल्स जो हम चश्मा यूज कर रहे हैं वो डाइवर्ज कर देगा, थोड़ी सी स्लाइटली डाइवर्ज कर देगा रेस को। उसकी वजह से जब आगे वो जो डाइवर्ज रेज हैं वो मेरी आंखों के अंदर जाएंगी और कन्वर्जेंट रे या कन्वर्जेंट लेंस से पास होंगी, कन्वर्जिंग लेंस से, तो वो थोड़ा सा पीछे की तरफ कन्वर्ज होंगी। ये पेयर ऑफ दोनों की दोनों लेंसेज मिक्स हो गई। यहीं पे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स ऑफ लेंसेज का भी एक क्वेश्चन है जो पिछले हमारे चैप्टर में, जो कि लाइट में यूटिलाइज हुआ था बच्चों, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली हमारी आंखों पे बनती है। कौन सा लेंस यूज करेंगे करेक्शन के लिए, कॉनकेव लेंस। ठीक है, एंड देयरफॉर द गेट फोकस्ड एट द रेटिना फ्रॉम द क्लियर इमेज। अब इसका थोड़ा देख भी लेते हैं कैसे होगा। पहले तो इमेज आपने देखी थी कि इमेज कहीं बीच में बन रही थी, ठीक है, पता है ना, याद है, दिखाऊं? नहीं, चलो याद है पक्का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट लेंस आ गई हमारी, कॉनकेव लेंस आ गई। तो यहाँ पे जो आ रहा था अब वो ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे पास में, ये इसके लिए तो इमेज हो गई। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट 1, इसके लिए ये हो गई इमेज 1, I1। लेकिन जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के लिए क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट उसको पास का दिख रहा है, इस वजह से प्रॉपर्ली इमेज यहाँ पे बन रही है रेटिना पे, और रेटिना पे बनने की वजह से उसकी आई में आ गया करेक्शन और उसको प्रॉपर्ली दिखने लगा। ठीक है, तो मायोपिक आई की रेमेडी या करेक्शन क्या होंगे, हम उसको कॉनकेव लेंस देंगे। कॉनकेव लेंस के साथ पता है क्या होता है, कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है पता है? कॉनकेव लेंस की पावर होती है बच्चों नेगेटिव, जो पावर होती है यहाँ होती है नेगेटिव। ठीक है, तो हमारी पावर क्या यहाँ पे बढ़ जाती है। जब भी कोई बोलता है बच्चा कि मुझे मायोपिया है या आसपास, जो भी होता है 99.9999 केसेस जो भी हैं आपके आसपास, उनकी पावर जो होगी लेंस की वो होगी नेगेटिव। नेगेटिव होने के साथ क्या होता है, नेगेटिव होने के साथ क्या होता है, जब अपन मायोपिक आई के अंदर देखते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है, मायोपिक आई की पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ कम हो जाता है और उसकी इमेज पहले बनना चालू हो जाती है। अब इसको करेक्शन करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज किया मैंने, और कॉनकेव लेंस की वजह से पावर नेगेटिव हो गई और उनके चश्मों की पावर नेगेटिव होगी डायोप्ट्रे में, तो वो प्रॉपर इमेज देख पाएंगे। अगला जो केस आएगा जो मैंने बताया था हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इसका नाम ही है लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता। हाइपरोपिया
या फार साइटेडनेस, दूर का दिखेगा पास का नहीं, पास का दिखेगा दूर का नहीं। ध्यान देना, छोटा नाम है मतलब पास का दिखेगा, मायोपिया छोटा नाम है, पास का दिखेगा दूर का नहीं। हाइपरमेट्रोपिया दूर का नाम है मतलब लंबा नाम है, दूर का दिखेगा पास का नहीं। तो फर्स्ट केस जो मेरे फादर मैंने बताया था एज एन एग्जांपल कि मेरे फादर साहब परेशान हो रहे हैं, पास का दिखता दूर का नहीं, तो वो होगा किसका एग्जांपल? हाँ, उनका दूर का दिख रहा था पास का नहीं, तो वो हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहे हैं। अगर चश्मा लग जाए और पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है, तो अगर मैं इसको करूं तो मैं मायोपिया से सफर कर रहा हूं। ये डिफेक्ट्स किसी भी चीज की वजह से हो सकते हैं। 2 कॉजेज मैंने मायोपिया के बता दिए हैं, 2 कॉजेज अपन हाइपरमेट्रोपिया के भी जानेंगे। पर इसी का भी एग्जाम्पल लेते हैं। रोहन दास, फिर से बुलाओ। रोहन दास मेरी क्लास अटेंड कर रहा है। रोहन, अब उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है? उसको पास का तो नहीं दिख रहा लेकिन दूर का दिख रहा है। अब ये ह्यूमन आई जो लिखा हुआ है उस बच्चे को क्लियर है रोहन को, लेकिन जो बुक को पास में लेके बैठा है उसको नहीं दिख रहा। तो ये क्यों हो रहा है? उसको हो गया हाइपरमेट्रोपिया। उसके फादर साहब से वापस कंसल्ट करेंगे, उसको हाइपरमेट्रोपिया है। अब उसकी आई में क्या प्रॉब्लम है अपन ये भी जान लेंगे। द लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ड्यू टू विच द आई इज नॉट एबल टू सी द क्लियरली द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, दो इट कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर का देख लेते हैं लेकिन पास का नहीं देख पाते। अब मेनली हो क्या रहा है, जब दूर से आ रही है ये चीज तो वो प्रॉपर इमेज बनानी चाहिए रेटिना पे, बना भी रही है। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि जब फॉर अ लॉन्ग साइटेड आई इट हैज नियर पॉइंट फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल दैट इज 25 सेंटीमीटर फॉर एन एडल्ट। अगर एक नॉर्मल एडल्ट है और उसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो उसका जो फार पॉइंट है वो फार्दर देन 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जब उसको ऑब्जेक्ट एक हाइपरमेट्रोपिया पर्सन की जिसको हो चुका है, जिसकी आई में, उसको पास की चीजें कहाँ, उसकी इमेज जैसे मायोपिया में देखा था इमेज बन रही थी बीच में, यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है बिहाइंड रेटिना। अगर रेटिना के पीछे दिखेगा बनेगा, कुछ दिखेगा थोड़ी। प्रॉपर देखने के लिए हमें रेटिना की जरूरत होती है, रेटिना पे इमेज बनाने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इसके करेक्शंस या कॉजेस को पहले जान लेते हैं कि कॉजेस क्या है। उसमें हमारी आई थोड़ी सी बड़ी हो गई थी या थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द आई बिकम्स लार्ज, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो पावर कम हो जाएगा। आई बॉल्स बिकम टू शॉर्ट, आई बॉल थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, जैसे उसमें लंबी हो गई थी एलोंगेटेड, इसमें हो जाएगी छोटी। तो हम देखेंगे नॉर्मल साइज ये था तो ये हो गई और छोटी। तो इसकी वजह से क्या है, बिहाइंड द रेटिना हमारी इमेज बनती है। कॉजेस भी पता चल चुके हैं बच्चों। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्या देखते हैं कि इसकी रेमेडीज क्या है और जान लेते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हमें मेनली पहले तो देखो, दूर बन रही है मेरी इमेज, बहुत दूर बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। मेरी आंख में पहले से ही एक कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है ऐसा सा। ठीक है, वो पहले ही कन्वर्ज कर रहा है चीजों को, है ना, रेस जो उस पे आ रही है उनको कन्वर्ज कर रहा है। अब ये चीज रेटिना के पीछे बन रही है तो इस चीज को करेक्ट करने के लिए और कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो दिमाग की बात है भाई साहब, मुझे इस चीज के अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है मेरा कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसे यूज होता है ये भी हम जान लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ले आए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मेरी रेज आई, ये पैरेलल गई, अब वो प्रॉपरली वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। देखो यहाँ पे मेरा इमेज बन रहा है प्रॉपर रेटिना पे, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस है, इसको कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, और मेरी रेटिना पे प्रॉपर इमेज बन जाती है। मायोपिया के अंदर क्या था, मेरी पावर बढ़ गई थी, फोकल लेंथ कम हो गई थी, इसमें फोकल लेंथ बढ़ गई और हमारी पावर कम हो गई, उल्टा हो गया। वहां पे मैंने यूज किया कॉनकेव लेंस, यहाँ पे यूज किया कॉन्वेक्स लेंस। वहां पे मेरी इमेज पहले बन रही थी, यहाँ पे मेरी इमेज पीछे बन रही थी। मेरे को प्रॉपर इमेज देखने के लिए रेटिना पे बनाना जरूरी था, तो मैंने उसको एडजस्ट किया, फोकल लेंथ को एडजस्ट किया बाय द यूजेस ऑफ लेंसेज, और यहाँ पे मेरा काम हो गया। मेनली जो ये हाइपरमेट्रोपिया ये ओल्ड एज में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सिलियरी मसल्स जो मेरे लेंस को, ये लेंस को मेरा छोटा या बड़ा या पतला या मोटा कर रही हैं, तो ये पतला और मोटा सिलियरी मसल्स की वजह से हो रहा है। अब सिलियरी मसल्स क्या, वैसे पास की चीजें देखने के लिए उनको करना पड़ता है कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, आगे आना पड़ता है। आगे आई तो ये चीज मेरी जो क्या थी,
सस्पेंसरी लिगामेंट्स हो गई रिलैक्स्ड, तो जो कॉन्ट्रैक्ट करना है मेरे ऊपर वाले सिलियरी मसल्स ये वाले पार्ट को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही, ठीक है, इस वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है, पास की चीजें नहीं देख पा रही, वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही, ये भी एक कॉज होता है। मैंने बता दिए 2 कॉजेस पीछे बताए हैं, थर्ड कॉज ये आपको बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए, 3 में से कोई भी 2 याद करो, लिख के आ जाओ, आंसर पूरे मिलेंगे नंबर, ठीक है। तीसरी जो बीमारी है, बीमारी तो नहीं कहनी चाहिए, डिफेक्ट कहना चाहिए वैसे तो, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के अंदर क्या है, ये मेनली आपको देखने को मिलेगी ओल्ड एज पीपल के अंदर। क्यों होती है? क्योंकि वापस से सिलियरी मसल्स का फॉल्ट होता है, फॉल्ट नहीं, ओल्ड एज के साथ आपकी मैंने जैसे बताया था मसल्स की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। अब मसल्स जैसे जैसे करके वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं, जो हमारा लेंस है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है, तो फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें ये 3 डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड वन इज प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया के अंदर क्या है कि हमें ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, मतलब कह सकते हो एक बच्चा था, उस बच्चे को बचपन से चश्मा लगा हुआ था, उसको पास का नहीं दिखता था, मायोपिया था, लेकिन विद एज जब वो बूढ़ा हुआ तो तब क्या हुआ उसके साथ, उसको दूर का भी दिखना नील बटे सन्नाटा, मतलब कुछ भी दिखना बंद हो गया, पास का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा, तो उसको 2 लेंसेज की जरूरत है ठीक करने के लिए, करेक्शन के लिए। करेक्शन से पहले जान लेते हैं कि हो क्या रहा है। इट इज फाउंड इन ओल्ड पीपल, जैसा कि मैंने आपको बताया बूढ़े लोगों में, बुजुर्ग लोगों में जाना जाता है, मिलता है ज्यादातर प्रेसबायोपिया। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स, पास वाला जो नियर पॉइंट है वो कम हो जाता है विद द एज। समटाइम पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दोनों चीजें हो सकती हैं उसको एक साथ। या ये भी केस हो सकता है कि उसको पहले दूर का नहीं दिख रहा था, सॉरी दूर का दिख रहा था, पास का नहीं दिख रहा था, हाइपरमेट्रोपिया था उसको, विद एज उसको मायोपिया भी हो गया, दोनों चीजें हो गई, तो प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के अंदर चल क्या रहा है, कॉजेस क्या हैं इसके, कि वीकनेस ऑफ द सिलियरी मसल्स, जैसे मैंने आपको समझाया कि सिलियरी मसल्स हमारी एज के साथ प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती, थोड़ी सी फ्रेजाइल हो जाती हैं, तो इस वजह से वो लेंस को चेंज नहीं कर पाती, लेंस के कर्वेचर को चेंज नहीं कर पाती, और जिसकी वजह से हमारा फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो रहा। फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो रहा है तो हमें देखने में आ रही है प्रॉब्लम, दिस इज वेयर द दिक्कत अराइव्स, दिक्कत प्रॉब्लम अराइव्स, ठीक है। तो सेकंड जो कॉज है, हार्डनिंग और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आई लेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई लेंस जो हमारी प्रोटीन की, लास्ट लेक्चर में बताया प्रोटीन की शुगर की बनी होती है, तो उसकी हार्ड हो जाती है, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है विद ड्यू टू द इंक्रीज इन द एज। अब उसके अंदर दिख कैसे रहा होगा, अगर ये आई चीज सामने रखी टेबल, सामने रखा वो क्या रखा है, हमें दिख रही है घड़ी जिसमें बज रहा है 10:10, तो यहाँ पे ये देख रहे हो कि वो ब्लर ब्लर सा हो गया, और ये अगर इस पॉइंट पे आप फोकस करोगे तो उसके सिलियरी मसल्स प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो पा रहे ऑब्जेक्ट के अनुसार, प्रॉपर्ली ऑब्जेक्ट उनको समझ नहीं आ रहा कि पास का है दूर का है, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और फ्लक्चुएट होने की वजह से क्या हो रहा है, ना उसको पास का दिख रहा है ना उनको दूर का दिख रहा है। दादा दादी या ओल्ड एज नाना नानी अगर हैं और वो चश्मा पहनते हैं तो हो सकता है उनको पास का भी ना दिखता हो और दूर का भी ना दिखता हो, तो उनके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस बनते हुए देखे होंगे बच्चों आपने, वो स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस या करेक्शन ऑफ द विजन जिसे कहते हैं करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया, आप कैसे कर सकते हैं वो चीज भी जान लेते हैं। लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर का, और हमें ये लास्ट टॉपिक होगा वैसे आज के लेक्चर का, तो आज हमें पता चल जाएगा कि किन किन तरीके की प्रॉब्लम्स थी और उनके इश्यूज क्या क्या थे और हम उनको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। मेनली जो पेपर में आने वाले हैं वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का ही जो बड़ा बड़ा 2 क्वेश्चन मैंने बताया था 102, वो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया से ही आते हैं। प्रेस बायोपिया का आने का चांस होता है, पर ये मिक्स है, तो होपफुली आज तक कम ही चांसेस आए हैं, कम ही क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट 10 साल के पेपर्स उठा के देखोगे बच्चों, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को इस चैप्टर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे जो कलरफुल वर्ल्ड है उसमें मैं आपको नोट कराता चलूंगा कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और कहाँ अपन पॉइंट स्कोर कर सकते हैं, पर पहले इसकी रेमेडीज या करेक्शंस जान लेते हैं। In this defect, near point as well as far point of the eye is affected. Near point और far point दोनों affect हो जाते हैं बच्चों। For the remedy of the defect, 2 separate lenses और 1 bifocal lens is used. या तो 2 separate lens यूज हो रहे हैं या एक bifocal lens यूज हो रहा है। Bifocal मतलब उसके अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मर्ज कर रखा है, ठीक है, 2 तरीके के 2 फोकस वाले लेंसेज 2 अलग अलग यूज कर रखे हैं। फॉर विजुअलाइजिंग नियर ऑब्जेक्ट एंड कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, पास वाली चीज को देखना है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और वेयर एज फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस इज यूज्ड।
हमारा जब मायोपिया था तो हमने कॉनकेव लेंस यूज किया था, दूर का नहीं दिख रहा था, और जब पास का नहीं दिख रहा था, हाइपरमेट्रोपिया था, तो वहां पे हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया था। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ठीक है, तो इस चीज को वापस रिसाइड कर लेते हैं आराम से। चश्मा आपको मेनली देखने को मिलेगा ऐसा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट होता है ये कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है, और जो अपर वाला पार्ट होता है ये कॉनकेव लेंस का बना होता है। ठीक है, अब ये हो गया चैप्टर का ह्यूमन आई वाला पार्ट खत्म। मेनली स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं, थोड़ा मिर्च मसाला भी तो जरूरी है। तो यहाँ पे जो मैंने 4 डिफेक्ट्स बताए थे, वैसे 4-5 ऐसे आई को रिलेटेड बायोलॉजी में और डेप्थ में जाओगे तो वैसे बहुत सारे डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, पर मेनली इन द ओल्डर एज आपको डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा कैटरैक्ट, जिसे मोतियाबिंद भी कहते हैं। वो क्या होता है, कॉर्निया, जब कॉर्निया होता है ना जो हमारा, उसके ऊपर यहीं बना के दिखा देता हूँ। तो कॉर्निया जो है उसके ऊपर हमारी एक लेयर, क्लाउडी सी लेयर बन जाती है। ये कॉर्निया है, ये आई है मेरा, इसके ऊपर एक क्लाउडी लेयर बन जाती है, क्लाउडी लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से हमें देखने में आती है प्रॉब्लम। इसका इलाज अगर मैं कहूँ तो ये एक छोटी सी सर्जरी, कैटरैक्ट की सर्जरी हो जाती है। या अगर अपने इसी के साथ वैसे तो दिखाना चाहता तो हूँ पर दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट कंटेंट का इशू आ जाएगा। पर इशू बात यह है, आप YouTube पे जाके और भी वीडियोस को कॉपीराइट में इसमें देख सकते हैं YouTube पे जाके कैसे होती है, पर देखना थोड़ा दिल दहला देने वाली चीज है, तो अगर झेल सको तो उस चीज को देखना, नहीं तो ठीक है, बस नॉलेज काफी है क्योंकि पेपर में तो आना नहीं है। यहाँ पे इस चीज की होती है सर्जरी। अगर मैं कहूँ कि मेरी लेंस में भी इशू है थोड़ा सा, सिलियरी मसल्स जो है वो प्रॉपरली काम तो करें, लेंस का इशू है, तो लेंस ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाता है हमारी आई के अंदर। पता है, लेंस चेंजिंग सर्जरी भी होती है, इसे कहते हैं क्या, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांटेशन, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांटेशन, IOLT कहते हैं इस चीज को, लेंस का ट्रांसप्लांटेशन होता है। वैसे बहुत रेयर केसेस में होता है। और जो कैटरैक्ट का जो मैं बता रहा हूँ, कैटरैक्ट की जो सर्जरी होती है वो 60-70 ईयर्स तक हो पाती है, लेकिन एक सर्टेन एज आ जाती है उसके बाद या समथिंग, डॉक्टर्स जब एनालाइज करते हैं सर्जरी से पहले, अगर आपकी आई बहुत वीक हो चुकी है तो वो सर्जरी के लिए मना कर देते हैं कि अब नहीं हो पाएगा। लास्ट जो बीमारी है, मतलब मैंने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, तो ये होती है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या क्या होता है इस केस के अंदर, वैसे पढ़ लो तो अच्छी चीज है, यहाँ लिख देता हूं, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म के अंदर क्या होता है, कॉर्निया और जो हमारा लेंस का कर्वेचर होता है वो समथिंग, उसमें कुछ जुगलबंदी नहीं बैठ पाती, उनका दोनों प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते हैं साथ में, तो इस वजह से एस्टिग्मेटिज्म होता है। पर मेनली अगर ध्यान दो, पेपर के अंदर जो आने वाली चीजें हैं बच्चों, वो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, और जो कुछ मैंने आपको बता दिए हैं इस लेक्चर के अंदर क्या कि MCQ कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो प्रॉपर्ली नोट्स बना लिए होंगे तो उनको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद प्रॉपर्ली अपनी हेल्प करने के लिए उनको रिवाइज कर लेना और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चैप्टर को करते हैं एंड और बोलते हैं गुड बाय। और वैसे ही क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन भरो यार, लाइक नहीं आ रहे, कमेंट सेक्शन भरो, लाइक को ठोक दो, और यहाँ पे बहुत सारा शेयर करना है इस वीडियो को। ठीक है, सब्सक्राइब टू मोशन फाउंडेशन। गुड बाय।